लोग। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 3 के यानी जो रिमेनिंग पॉइंट्स अभी रह गए हैं। तो जैसे कि कल अपन ने बात करी थी यानी कि अपन ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि अपन ने जो यूनिट नंबर 3 है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी एंड ग्लॉसरी, तो इसमें हमें क्या अकाउंट्स के टर्म्स पढ़ने थे, ठीक है ना। जितनी पता है ऐसे बोल सकते हैं शब्दावली है यानी कि डिक्शनरी है अकाउंट्स की, तो उसमें हम क्या कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, क्या मतलब होता है वो हमें इस चैप्टर के अंदर जानना था। तो जैसे कि मैंने कल कुछ पॉइंट्स यानी कि लास्ट लेक्चर्स में कुछ पॉइंट्स मैंने कंप्लीट कर दिए थे, तो आज कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स है, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो गाइस ये चैप्टर बहुत ही इजी है और ये प्रैक्टिकल के साथ साथ मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है ना गाइस। तो स्टार्ट करते हैं अपन। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटिंजेंट असेट्स, जैसे कि पॉइंट लिखा हुआ है कंटिंजेंट असेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंसी, यानी कि हम इन तीनों पॉइंटों के बारे में बात करने वाले हैं। पहले कंटिंजेंट असेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंसी। कंटिंजेंट असेट्स की बात करते हैं तो यानी गाइस मतलब क्या है, ये तीनों की तीनों जो भी है ये है फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड होते हैं। किस पे? फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है। यानी कंटिंजेंट असेट्स का मतलब है कि हमारे जो डेटर थे तो उन्होंने पैसा नहीं दिया तो हमने केस कर दिया, तो केस कर दिया का मतलब ये है कि अभी हमारे पास पैसा तो आया नहीं है, फ्यूचर में अगर हम केस वो जीतते हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, तो इसे हम बोलते हैं कंटिंजेंट असेट्स। ऐसी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है कि किसी सप्लायर ने हमारे ऊपर केस कर रखा है, तो हमारे बिजनेस पे केस कर रखा है पैसे लेने के लिए, ठीक है। तो अभी तो हम केस नहीं आ रहे ना, फ्यूचर में हो सकता है कि हमें केस हार जाए, हमें पैसा देना पड़े, उसे अपन बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, यानी कंटिंजेंट असेट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटी। एक होता है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी क्या होता है? कंटिंजेंसी हम क्रिएट करते हैं फ्यूचर के में, मतलब क्या है ये कि ये प्रॉफिट एंड लॉस जो कि फ्यूचर में होगा, कितना होगा हमें नहीं पता, ये फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड है, तो ये कंटिंजेंसी जो है फ्यूचर इवेंट टर्म है, ठीक है, जिसको कि हम क्रिएट करते हैं। और एक कंटिंजेंसी जो है कि भी आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे यानी इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, कॉस्ट में इसको पढ़ोगे, तो ये होता है कंटिंजेंसी। फ्यूचर के लिए प्रॉफिट लॉस क्या होंगे हमें नहीं पता, हम नहीं जानते उसके बारे में, तो उसके लिए मैंने कंटिंजेंसी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों जो है फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड होती है, कंटिंजेंट असेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंसी, ठीक है। कंटिंजेंसी में एक वर्ड पढ़ोगे कंटिंजेंसी रिजर्व, जो कि हमें क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे कि सब जानते हैं, आप लोगों ने 12th में पढ़ा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या था कि पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट कमाती है यानी कि अर्न करती है, जो कि प्रॉफिट किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर्स के बीच, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है उसको लेके आती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट का एप्रोप्रिएट करना, यानी प्रॉफिट को बांटना, वो होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अपन ने जैसे कि आप लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा, ये कंपनी में भी होता है, उसमें डिविडेंड रिजर्व्स वगैरह में पैसे को ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है डिविडेंड बोनस वगैरह में, तो उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट आया उसको एप्रोप्रिएट करना, उसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये होता है एक रिटर्न एग्रीमेंट, यानी रिटर्न होता है, इसको हम लिखते हैं, बिल होता है जो कि रिटर्न होता है, जो कि साइन होता है, ड्यूली साइन होता है, और ये क्या होता है? कुछ मनी के लिए दिया जाता है पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर डेट के लिए। क्या चीज समझ में आई थी? यानी कि एक बिल होता है जो कि रिटर्न में होता है, जिस पर साइन होते हैं कुछ पैसों के लिए, यानी कुछ मनी के लिए हम इसको देते हैं, ठीक है ना। उसमें जितनी भी मनी होती है, जिसको भी वो देनी होती है, उतना मनी हम उस पर लिख देते हैं, पैसा लिख देते हैं, और पर्टिकुलर डेट पे ये पर्टिकुलर व्यक्ति को मिलता है, यानी पर्टिकुलर व्यक्ति को पर्टिकुलर डेट पे मिलता है, ये भी बोल सकते हैं। यानी ध्यान रखना है दोनों चीज, यानी पर्टिकुलर मनी और पर्टिकुलर डेट, ठीक है। सम ऑफ मनी मतलब कुछ मनी के लिए, ठीक है, ये रिटर्न होता है और इस पर साइन होते हैं, अपन उसे बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें अपना चेक आ सकता है, ठीक है ना, तो ये किसका एक एग्जांपल रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें हुंडी भी आ सकती है और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो इसमें आप चेक का भी एग्जांपल याद रखेंगे तो अभी अच्छे समझ में आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब आता है बोरोइंग कॉस्ट। तो गाइस बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है? यानी नाम से समझ में आ रहा है, बोरो, कुछ चीज बोरो करेंगे। बोरो का मतलब होता है जितने भी हमारे लोन्स वगैरह होते हैं, बोरोइंग्स
रिलेटेड, यानी जितनी भी हमारी बोरिंग्स फंड होते हैं तो उससे रिलेटेड हमारी जितनी भी कॉस्ट खर्च होती है सब बोलते हैं बोरिंग कॉस्ट। जैसे डिवेंचर हुए, लोन हुआ, तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, बोरो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट, यानी फंड होते हैं हमारे बोरोइंग फंड, ठीक है। तो इस पर जितनी भी हम कॉस्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट। अब बात करते हैं कैपिटल प्रॉफिट की और कैपिटल लॉस की, ठीक है। तो कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल लॉस क्या होता है, यानी कि जो हमारी असेट्स होती है उसमें हम इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड करते हैं। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट हमने बता रखे हैं आपको, एक तो होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होता है नॉन ट्रेड। तो मैं नॉन ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, जिसको हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के पर्पस से परचेज करते हैं, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। तो यानी कि कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल असेट्स लॉस का मतलब क्या है, यानी कि जो हमारी असेट्स है उसको अगर हम बेचते हैं यानी सेल करते हैं तो उससे अगर हमें कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, और अगर कोई लॉस होगा यानी अमाउंट हमें कम मिलेगी, जितने में हमने खरीदा था उससे कम मिल रही है, तो वो कैपिटल लॉस होता है। कैपिटल प्रॉफिट एंड कैपिटल लॉस, और ये किससे जनरेट होता है, कैपिटल असेट्स से। तो जिसमें कि असेट्स इंक्लूड होती है और इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होता है, और वो भी कौन सा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो गाइस आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कैपिटल प्रॉफिट एंड कैपिटल लॉस। असेट्स को बेचने से अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो कैपिटल लॉस। अब बात करते हैं चेक के बारे में। चेक सब लोगों ने देखा है, डिमांड पे होता है चेक। किस पे होता है, डिमांड पे होता है। ये भी किसका पार्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल था, मैंने बताया था चेक। चेक सब लोगों ने देखा है। अगर हम क्या करते हैं, किसी बैंक का जो चेक होता है तो हम उस पे लिखते हैं चेक पे, और फिर हम उसको बैंक में लेके जाते हैं, तो फिर बैंक हमें उसके बदले क्या देती है, पैसा पे करती है। तो डिमांड पे होता है, इसे हम बोलते हैं चेक, ठीक है जी। अब बात करते हैं कैश इक्विवेलेंट की। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, तो यानी कैश के समान और क्या क्या आइटम्स हैं, कैश के बराबर और क्या क्या आइटम है, ऐसा कैश कौन कौन से आइटम्स हैं, तो उसे हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट में जैसे कि मैंने बताया था कैश तो होता ही है, ठीक है ना। कैश के अलावा हमारा होता है बैंक, ठीक है ना। इसके अलावा होता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब ऐसा कैश इक्विवेलेंट्स के पार्ट है, कैश के पार्ट है, ठीक है ना, जो सिमिलर होते हैं कैश। तो इसमें बोला कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, तो वो यही चीज होते हैं। आने वाले टाइम में आप उसको पढ़ोगे, ठीक है ना। कैश इक्विवेलेंट्स, कैश जो है उसके जो बराबर में, यानी कैश जैसे जो आइटम्स है वो, यानी कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया है, बैंक हो गया, कैश हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, कैश क्रेडिट लिमिट हो गई, शॉर्ट टर्म एडवांसेस हो गए, और क्या हो गया हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ठीक है। तो हमारे कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग की। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग की बात करें तो एक वर्ड और याद आना चाहिए, एक्चुअल कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट और एक कैश कॉन्सेप्ट, यानी दो होते हैं। तो एक्चुअल में तो जैसे हमने बताया कि कैश प्लस क्रेडिट होता है, कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम सारी अकाउंटिंग कैश में करते हैं, यानी कि कैश में सेल, कैश में परचेज, जो भी कुछ होगा एक्सपेंसेस भी सब के सब कैश में होते हैं, इसको क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसमें जो प्रॉफिट होता है वो भी हमारा कैसे होगा, कैश में होगा, तो उसे हम बोलते हैं कैश प्रॉफिट। और अगर हम नेगेटिव गए तो इसमें हमारा लॉस कौन सा होगा, कैश लॉस। तो गाइस कैश बेसिस अकाउंटिंग में सारे ट्रांजैक्शन कैश के बिहाफ पे लिखे जाते हैं, और अगर हमें प्रॉफिट होगा तो उसे हम कैश प्रॉफिट कहेंगे, और अगर हमें लॉस होगा तो कैश लॉस कहेंगे। तो इसके दो पॉइंट और बता दिए, कैश प्रॉफिट और कैश लॉस। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस के बारे में। तब ये एक्सेप्टेंस क्या होता है, यानी एक्सेप्टेंस भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर होता है कि ड्रॉअर एक बिल लिखता है ड्रॉई के लिए और ड्रॉई उस पर साइन कर देता है, उसे हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस देना। यानी कौन एक्सेप्टेंस दे रहा है, ड्रॉई। बिल किसने लिखा है, ड्रॉयर ने, तो साइन कर देता है ड्रॉई उस पर, तो इसका मतलब हो गया एक्सेप्टेंस दे दी है। तो ये होता है एक्सेप्टेंस, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही पार्ट है। यानी कि अपन एक चीजें समझी, कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंसीज, ये भी फ्यूचर इवेंट के लिए अपन क्रिएट करते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बता दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बोरिंग कॉस्ट, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, चेक, कैश इक्विवेलेंट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें कैश प्रॉफिट और कैश लॉस बताया है, और एक्सेप्टेंस है जो कि कौन, ड्रॉअर बिल लिखता है, और एक्सेप्टेंस कौन देता है, ड्रॉई उस पर साइन करके, ठीक है ना जी। तो ये अपना काम यहां तक अपना कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं गाइस यहां पे शेयर कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल, बोनस शेयर, बॉन्ड्स डिबेंचर, डिविडेंड एंड कोलैटरल सिक्योरिटी। तो शेयर कैपिटल के बारे में बात करते हैं। तो शेयर कैपिटल जो होता है वो कंपनी के लिए यूज होता है, शेयर कैपिटल। तो क्या होता है इसमें जी, कंपनी क्या करती है, अपनी जो कैपिटल को होती है वो शेयर में डिवाइड करके रखती है, जो कि इश्यू करती है किसके रूप में, शेयर्स के रूप में, उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। कंपनी की कैपिटल होती है, शेयर में डिवाइड होती है, इश्यू भी वो शेयर के रूप में ही करती है, उसे हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो गाइस इसमें पहला अपन पढ़ेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ये 5 टर्म है, ऑथराइज्ड, इश्यूड,
सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप, और ये बिल्कुल सीक्वेंस में इसी तरीके से चलने वाली है। तो ठीक है, कैसे अपन समझते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है कि कंपनी जितने कैपिटल से रजिस्टर्ड होती है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 1 लाख, और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 5 लाख रुपीस से क्या होगी, ऑथराइज्ड उनकी कैपिटल होती है। तो कितने और मैक्सिमम कितने से भी कराओ तो होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, जितने से कंपनी क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद आता है इश्यूड कैपिटल। तो इश्यूड कैपिटल मान के चलते कंपनी 10 लाख की कैपिटल से हुई ऑथराइज्ड, ठीक है 10 लाख, तो 10 लाख की जो कैपिटल है जो ये है वो 1 लाख शेयर में डिवाइड है इनटू 10 रुपीस वाले में, ठीक है ये शेयर हो गए। तो ठीक है, ये 10 लाख की जो कैपिटल है वो 1 लाख शेयर्स इनटू 10 में डिवाइड है। अब इश्यूड शेयर कैपिटल का मतलब इनमें से आप कितने शेयर इश्यूड करना चाहते हैं। सपोज दैट मैं 80,000 शेयर इश्यूड करना चाहती है कंपनी 10 रुपए वाले, उसे हम बोलते हैं इश्यूड, ठीक है, तो 80,000 हो गए, ठीक है। एट द रेट कितने वाले, 10 वाले, और उसमें से सब्सक्राइब जनता ने कितने ले लिए, 75,000 ले लिए एट द रेट 10 वाले, ठीक है ना, ये होता है सब्सक्राइब। अब बात करते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल के बारे में। तो कॉल्ड अप क्या होता है जी, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होता है कि 10 रुपए में से कितना अभी कंपनी कॉल कर रही है, सपोज दैट 8 रुपए वो अभी मांग रही है। पेड अप होता है कि उसमें से आपने कितना रुपया पेड कर दिया है। तो गाइस ये है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप। ऑथराइज्ड जितने से ऑथराइज्ड है, इश्यूड जितना उसमें से इश्यू करना चाहते हैं, सब्सक्राइब पब्लिक ने कितना ले लिया, कॉल्ड अप एक शेयर पे कितने रुपए मांगे गए, और पेड अप उनमें से कितने रुपए कंपनी को पेड कर दिए गए हैं। तो ये होता है पेड अप शेयर कैपिटल। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया हो। ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप शेयर कैपिटल। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आपने पढ़ रखा है, मैं सिर्फ केवल रिकॉल कराता हूं। इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है कि इक्विटी शेयर होते हैं कंपनी के अंदर, और प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी के अंदर होते हैं। इक्विटी शेयर कौन होते हैं, ओनर होते हैं कंपनी के। प्रेफरेंस शेयर तो ओनर्स नहीं होते ना। डिविडेंड में राइट किसको मिलता है, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को, उसके बाद कौन लेता है, इक्विटी शेयर। पहले कैपिटल का रिडेम्पशन किसका होगा, यानी पहले कैपिटल किसकी पे की जाएगी, प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद किसकी, इक्विटी शेयर्स की। क्योंकि इक्विटी शेयर्स को बाद में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि कौन है, ओनर है, ठीक है ना जी। इनको जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है इनको फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है, फिक्स्ड रेट से डिविडेंड। लेकिन इक्विटी शेयर्स वालों को कोई फिक्स्ड डिविडेंड नहीं होता है। कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उसी के बिहाफ पे वो कंपनी को क्या देगी, डिविडेंड देगी इक्विटी शेयर्स वालों को। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स वालों का डिविडेंड होता है फिक्स। तो ये इक्विटी शेयर्स है, ये प्रेफरेंस शेयर्स है। तो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो 2 शेयर्स में होती है, इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में। अब गाइस बात करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ, मैं रिकॉल करवाता हूं। प्रेफरेंस शेयर्स के हमने 4 टाइप पढ़े थे। 4 टाइप एक बार मैं दोबारा बता देता हूं तो अच्छे से आपको एक बार और समझ में आ जाएगा। एक पढ़ा था क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अभी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है, यानी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में जो डिविडेंड होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है हिंदी में संचय, किसी चीज को इकट्ठा करना। अभी क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है कि मान के चलते कंपनी को पहले साल कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, या मान के चलते लॉस में चली गई कंपनी, तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है अभी प्रेफरेंस शेयर्स वालों का, तो बोलती है कि हम अगली साल आपका डिविडेंड पे करेंगे। यानी कि एक तो इस साल का डिविडेंड और प्लस जब अगली साल पे करेंगे तो दूसरे साल का भी डिविडेंड, नहीं दोनों साल का डिविडेंड आपको एक साथ पे कर देंगे। उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिनका डिविडेंड लॉस के केस में क्या होता चलता है, प्लस होता चलता है, इकट्ठा होता चलता है। तो जैसी कंपनी प्रॉफिट में आती है तो वो डिविडेंड दे देती है, उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देगी और नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं देगी। उनका क्या होता है, डिविडेंड क्यूमुलेटिव नहीं होता, इसलिए बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है जी। तो क्यूमुलेटिव हो गया, नॉन क्यूमुलेटिव हो गया। उसके बाद आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल वो प्रेफरेंस शेयर जिनको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्टेबल, और जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो नॉन कन्वर्टेबल। उसके बाद अपन ने पढ़े थे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब ये जी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कंपनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका क्या करते हैं, कैपिटल को लौटा देती है, रिडीम कर देती है, उनका पैसा वापस दे देती है, उसे हम बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो पता होती है कि 3 साल बाद करने वाली है, 4 साल बाद उनका पैसा लौटाएगी, 5 साल बाद पैसा लौटाएगी, वो गिवन होता है। अब बात करते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। इसमें वो कंपनी क्या करती है कि वाइंडिंग अप और 20 इयर्स व्हिचएवर इज अर्लियर, यानी कंपनी का वाइंडिंग अप यानी कि कंपनी का दी एंड हो रहा है या फिर 20 साल, दोनों में से जो भी
पहले होगा उस समय पे इनका पैसा लौटाएगी, उसे बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल। मैं 20 साल का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि जो प्रेफरेंशियल होते हैं वो मैक्सिमम 20 इयर्स के लिए क्या कर सकती है कंपनी, इशू कर सकती है। तो इसलिए उनका पैसा 20 साल में तो आपको लौटाना ही, लेकिन अगर उससे पहले कंपनी वाइंडिंग अप हो गई है यानी बंद हो गई है तो उस समय पे लौटाएगी, यानी दोनों कामों में से जो भी पहले होगा, वाइंडिंग अप और 20 इयर्स व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये था गाइस रिडीमेबल और इररिडीमेबल। अब बात करते हैं अपन पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग की बात, ठीक है जी, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल और नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कि वो प्रेफरेंशियल जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में यानी राइट रखते हैं डिविडेंड लेने का, ठीक है, एक्स्ट्रा डिविडेंड लेने का राइट रखते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। और नॉन पार्टिसिपेटिंग जिनको नॉर्मल डिविडेंड दिया जाएगा, एक्स्ट्रा डिविडेंड में कोई लेना देना नहीं, उसे हम बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेट का मतलब किसी चीज में पार्टिसिपेट, तो किसमें, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में, यानी एक्स्ट्रा डिविडेंड लेने के लिए जो राइट रखते हैं उन्हें बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग, और जो नहीं रखते उन्हें नॉन पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं, वो केवल नॉर्मल डिविडेंड दिया जाता है। तो जी ये हो गए अपना प्रेफरेंशियल्स के चार टाइप, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल और इररिडीमेबल, और कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन बोनस शेयर की, लेकिन उससे पहले दो चीज समझते हैं, जो ये इक्विटी शेयर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर का हम बोलते हैं बाई बैक। बाई बैक का मतलब क्या होता है, यानी कि कंपनी जो पैसा लौटाती है इक्विटी शेयर का, उसके लिए वर्ड यूज होता है बाई बैक, क्योंकि कंपनी के ओनर होते हैं, इसलिए ये कहती है हम ओनर से क्या कर रहे हैं, पैसा बैक कर रहे हैं, मतलब उनको दे रहे हैं, तो शेयर ले रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर का बोलते हैं रिडेम्पशन, REDEMPT यानी कि रिडेम्पशन, ठीक है। रिडेम्पशन एक तो इसका होता है और एक होता है जी डिवेंचर का। दो लोगों पे रिडेम्पशन होते हैं, डिवेंचर का, प्रेफरेंशियल का रिडेम्पशन होता है, और इक्विटी शेयर का होता है बाई बैक, क्योंकि कौन होते हैं, ये कंपनी के ओनर होते हैं इक्विटी शेयर, इसलिए, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, तो मैंने बाई बैक भी समझा दिया, रिडेम्पशन आपको बता दिया, दो लोगों के लिए यूज होता है, प्रेफरेंशियल के लिए और डिवेंचर के लिए। अब बात करते हैं बोनस शेयर। अब ये बोनस शेयर जी क्या होता है, बोनस शेयर कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है तो कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी कहां से, तो कंपनी बोनस शेयर इशू करती है आपके फ्री रिजर्व से। किससे, फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व को क्या करती है, कैपिटलाइज्ड करती है, उसको फिर बोलते हैं बोनस शेयर। मतलब प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड करना मतलब होता है बोनस शेयर इशू करना, और वो भी कहां से होगा जी, फ्री रिजर्व से होगा, उसे बोलते हैं बोनस शेयर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड एंड डिवेंचर्स के बारे में। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा बोनस शेयर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बॉन्ड एंड डिवेंचर के बारे में। तो बॉन्ड एंड डिवेंचर एज अ लोन होता है, बस इसमें अंतर क्या होता है कि ये जो डिवेंचर जो और बॉन्ड होते हैं हमने पब्लिक में इश्यू करके वहां से पैसा लेते हैं, ठीक है। और लोन क्या होता है, जैसे हम कहां से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, पब्लिक से ना लेके, तो यहाँ पे पब्लिक से लिया जाता है। तो डिवेंचर जी क्या होता है, डिवेंचर पे फिक्स्ड रेट से क्या होती है, इंटरेस्ट पेड करनी होती है हमें डिवेंचर के अंदर, ठीक है। तो डिवेंचर पे और बॉन्ड में फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पेड करनी होती है, ठीक है। आप एक बात याद रखेंगे, जो प्रेफरेंशियल्स होते हैं इसके लिए वर्ड यूज होता है डिविडेंड फिक्स्ड रेट से, और डिवेंचर और बॉन्ड होते हैं लोनर होते हैं, तो इसलिए वर्ड यूज होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट। इनको फिक्स्ड रेट से क्या पेड करते हैं जी, इंटरेस्ट पेड करते हैं। अब जैसे डिवेंचर्स के भी आप लोगों ने टाइप पढ़े, जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर, इररिडीमेबल डिवेंचर, जीरो कूपन डिवेंचर, ठीक है। ये सारे डिवेंचर्स के टाइप्स हैं। तो डिवेंचर के टाइप और डिवेंचर का जो क्या होता है, रिडेम्पशन होता है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बॉन्ड और डिवेंचर। अब बात करते हैं जी डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड मैंने आपको बताया है कि डिविडेंड देती है कंपनी अपने होल्डर्स को, ठीक है। किसमें देती है, फ्री रिजर्व में से देती है डिविडेंड। तो कौन कौन को मिलता है डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है, इक्विटी शेयर्स को मिलता है, जैसे मैंने अभी यहीं पे समझा दिया था डिविडेंड। तो वही है ये बात डिविडेंड के बारे में। अब बात करते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, लेकिन डिविडेंड का याद रखेंगे फ्री रिजर्व एंड सरप्लस से देती है। अब करते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। जी कोलैटरल सिक्योरिटी भी आपने पढ़ी थी डिवेंचर में, यानी कि होता है ना डिवेंचर में एक बार एंट्री पोस्ट होती है कोलैटरल सिक्योरिटी की, एक बार नहीं करते हैं। बस फर्क क्या होता है कि मार्केट में डिवेंचर इशू ना करके यानी पैसा ना लेके पब्लिक से, तो वो कहां से लेती है जी, कंपनी बैंक से लेती है, और एज अ सिक्योरिटी के रूप में जमा कराती है अपने डिवेंचर, उसे हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। यानी कि वो क्या कर रही है,
कि अपने यानी कि डिपॉजिट करा रही है सिक्योरिटी के रूप में अपने डिवेंचर, उसे हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कि उसको सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ जमा कराना होता है, तो उसके बिहाफ पे उसको वो लोन मिलता है, जो भी वो जमा कराती है अपने डिवेंचर्स वगैरह, उसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो गाइस ये वाले पॉइंट के अपने तो अपन ने इसमें भी बहुत सारे अपने पॉइंट कवर कर लिए हैं। मैंने आपको यहाँ पे भी डिविडेंड के बारे में, रिडेम्पशन के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल, टाइप्स ऑफ डिवेंचर के बारे में बता दिया, डिविडेंड के बारे में बता दिया, कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में बता दिया। ठीक है ना, तो अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो जी अब बात करते हैं अपन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, यानी कि कुछ पॉइंट्स है कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि WIP, कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कन्वर्जन कॉस्ट, डेफिशिएंसी, एक्सपायर्ड कॉस्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट, फ्लोटिंग चार्जेस, लीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, forfeited share, goodwill, government grants, income and expenditure statement, investment, net assets, shareholder fund और net worth, prime cost, preliminary expenses, share warrant, securities premium और unpaid dividend। तो ये हमारे कुछ लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर के, यानी इस यूनिट के, जो कि अपन को कवर करने हैं। तो गाइस पहले बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। जैसे कि आपने पढ़ा था रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारा क्या होता है, यानी कि टोटल असेट्स, टोटल असेट्स जिसमें से अपन लोग क्या लेस करा देते हैं, टोटल असेट्स। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखते हैं इसको, टोटल असेट्स, ठीक है, एक्सेप्ट फिक्स्ड असेट्स, एक्सेप्ट कौन सा, फिक्स्ड असेट्स, और माइनस करंट लायबिलिटी। तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आता है। टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी लेस कराते हैं तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल। इसको दूसरे तरीके से करते हैं, फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसका तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी कंपनी की। कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से हम लोग निकालते हैं वो ये अपने सामने है, इसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब बात करते हैं WIP के बारे में, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वो कैपिटल जो कि हमारी लगी हुई है किसमें, हमारे असेट्स में, जो कि अभी प्रॉपर तरीके से बन के रेडी नहीं हुई है, अभी वो चल रहा है उस पर काम, उसे बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वो कैपिटल जो खर्च हो गई है, जो लगी हुई है हमारी कैपिटल किस पर, असेट्स पर, जो कि अभी क्या हो रही है, बन रही है, चल रही है। ठीक है, उसका क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसे अपन बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट होता है मतलब बुक्स की वैल्यू, बुक्स कॉस्ट, यानी बुक की कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो भी हम असेट्स है उसको कॉस्ट पर दिखाते हैं, यानी कि उसमें अगर कोई भी लॉसेस वगैरह होते हैं तो हम उसे लेस करा देते हैं, उसकी जो वैल्यू बचती है लॉस वगैरह को लेस कराने के बाद जो नेट वैल्यू बचती है उसको हम दिखाते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर, उसे हम बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ, ये है आपके लिए थोड़े से नए वर्ड है, लेकिन धीरे धीरे ये आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो ये आपके लिए बहुत सिंपल होते जाएंगे। अब है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, इसीलिए हमने ये सबसे लास्ट में रखे थे। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का मतलब होता है किसी असेट्स को हमें डिस्पोज करना है तो उसके लिए हम जो भी कॉस्ट खर्च करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो इसके अंदर गाइस आपको दो चीज याद रखनी है कि इसमें दो कॉस्ट कभी भी नहीं आती है, एक तो आप नहीं आती फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है, और एक नया आता है इनकम टैक्स। एक इनकम टैक्स नहीं आता और एक फाइनेंस कॉस्ट इसमें नहीं आती। इसके अलावा जो भी कॉस्ट खर्च करते हैं वो आएगी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, किसी असेट्स को डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अब आता है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट तो वर्ड समझ में आ रहा है, किसी चीज को कन्वर्ट करेंगे उस पर जो भी कॉस्ट खर्च होगी उसे हम बोल देंगे कन्वर्जन। अब कन्वर्जन किस चीज का करेंगे, रॉ मटेरियल का कन्वर्जन कराएंगे फिनिश गुड्स में या सेमी फिनिश गुड्स में। रॉ मटेरियल कच्चा रॉ मटेरियल उसको फिनिश्ड में क्या करवाएंगे, कन्वर्ट करवाएंगे, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जन। तो उस पर हमारी जितनी भी कॉस्ट खर्च होगी उसे हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है ना, अब ये कन्वर्जन कॉस्ट के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है जो कि आप अभी पढ़ोगे इंटरमीडिएट पे कॉस्ट में, कि इसके लिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर होती है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, ऑफिस के ऐड होते हैं, सेलिंग ऐड होती है, तब जाके हमारी नई कॉस्ट निकल के आती है। तो हम बोलेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। उसके बाद आता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी के बारे में तो तुम्हें पता है, अगर कोई लॉस होता है, ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कोई लॉस है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। ठीक है, और सरप्लस क्या बोलते हैं, यानी अगर हमें गेन है तो, यानी प्रॉफिट है तो उसे सरप्लस, और माइनस में अगर लॉस है तो डेफिशिएंसी बोलते हैं। एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, एक्सपायरिंग हो गई है किसी कॉस्ट की, उसे बोलते हैं एक्सपायर्ड कॉस्ट। इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। कोई इंश्योरेंस कराया अपन ने, इंश्योरेंस कराया था, मान के चलते हैं 1 अप्रैल 19 को,
और ये कितने साल के लिए था, 2 ईयर के लिए। इस पर हमारी 20,000 कॉस्ट खर्च हुई थी, इंश्योरेंस कराया था 1 अप्रैल से, तो 2 यानी कि 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 21 साल, और 1/4/20 से और 31 मार्च 2021 ये दूसरा साल है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अब हम चल रहे हैं कौन से साल में, सेकंड ईयर में। तो अगर मैं बात करूं तो मेरी कितनी कॉस्ट एक्सपायर्ड हो चुकी है, 10,000 कॉस्ट मेरी एक्सपायर्ड हो चुकी है, क्योंकि 20,000 रुपए 2 का डिवाइड दूंगा तो हर साल का कितना खर्चा है, 10,000। तो मेरा 1 साल निकल चुका है, तो मेरी कितनी कॉस्ट एक्सपायर्ड हो चुकी है, 1 साल की कॉस्ट एक्सपायर्ड हो चुकी है, मतलब 10,000 मेरी कॉस्ट एक्सपायर्ड हो चुकी है। मैंने ये ईयर के बिहाफ पे समझाया, मंथ के बिहाफ पे भी आता है, जैसे कि अप्रैल भी निकल चुका है, मई भी निकल चुका है और अब जून चल रहा है, तो ठीक है, यानी कि अपन अप्रैल और मई, अगर 12 महीने की बात करूं तो अप्रैल और मई की भी कॉस्ट क्या हो चुकी है, एक्सपायर्ड हो चुकी है। इसे हम बोलते हैं एक्सपायर्ड कॉस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नाम से समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा होगा कुछ ना कुछ और ऑर्डिनरी। तो कॉस्ट ऑफ यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है कि बिजनेस में कोई इनकम जनरेट होती है जो कि एक्स्ट्रा हो जाती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी इनकम भी होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी यानी एक्सपेंसेस भी होते हैं, जो बिजनेस में कभी-कभी होते हैं, रेगुलरली बेसिस पर ना तो ये इनकम होती है और ना रेगुलर बेसिस पे ये एक्सपेंसेस होते हैं। कभी-कभी बिजनेस को जरूरत पड़ जाती है तो वो खर्च भी कर सकती है और कभी-कभी उसको इनकम जनरेट भी हो जाती है, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसको आप पढ़ोगे आने वाले चैप्टर्स में, यानी इंटरमीडिएट में आप पढ़ोगे, स्टेजेस में पढ़ोगे आप इसको। अब बात करते हैं जी फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, नाम से समझ में आ रही है, फिक्स्ड कॉस्ट को आप पढ़ोगे अच्छे ढंग से, प्रॉपर ढंग से कॉस्ट के अंदर। फिक्स्ड कॉस्ट होती है फिक्स्ड, उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। प्रोडक्शन आप करो मत करो, लेकिन आपकी कुछ ना कुछ कॉस्ट जो होती है, जो हमेशा खर्च होती रहेगी, उसे अपन बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं, एक ही बार में आपको समझ में आने वाला है। फैक्ट्री थी, तो फैक्ट्री आपने ले रखी थी रेंट पे, क्या थी जी, फैक्ट्री। और फैक्ट्री आपने ले रखी थी जी रेंट पे, फैक्ट्री रेंट पे ले रखी थी जिसका किराया था 60,000 रुपए। मैं तो कह रहा हूं कि आप अगर फैक्ट्री में आपकी मशीन लगी हुई है और आप क्या करते हो, उसका मशीन से प्रोडक्शन करते हो। मैं तो कह रहा हूं कि आपने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया, फैक्ट्री बंद रही आपकी 1 महीने 2 महीने, तो क्या ये 60,000 रुपए भी बंद हो जाएंगे, क्या नहीं होगी जी। फैक्ट्री तो रेंट पे ले रखी 60,000 रुपए, जिसका जो कि हमें देना ही है, आप प्रोडक्शन करो चाहे मत करो। महीने में अगर आप 10 दिन भी खोलोगे तब भी 60,000 रुपए देने, महीने में पूरे दिन चलाओगे फैक्ट्री को तब भी 60,000 रुपए देने, 24 घंटे भी चलाओगे फैक्ट्री को तब पूरे महीने में हर दिन 24 घंटे चलाओगे तो भी जी 60,000 रुपए देने। इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड होती है, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। आ गई होगी, आई होप ये आपको एक एग्जांपल से समझ में, जैसे फैक्ट्री का रेंट मैंने आपको बता दिया है, जो फैक्ट्री चले नहीं चले रेंट आपको देना है, प्रोडक्शन हो नहीं हो रेंट आपको देना है, तो इसका कोई भी लेना देना नहीं होता। फिक्स्ड कॉस्ट अपने आप में फिक्स्ड होती है, जो कि आपको पे करनी होती है। अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में जी। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब आप लोगों ने सबने सुना होगा, आपके घर वाले सब लोग एफडी कराते हैं। क्या कराते हैं जी, एफडी। उसे अपन बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। मान के चलते किसी के फादर ने फिक्स्ड डिपॉजिट कराया है 5 लाख का, कितना जी 5 लाख का, और कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है, 7% चल रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने साल के लिए कराया, 3 इयर्स के लिए। तो ये अमाउंट है जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट कराया 7% से, और कितने साल के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड की तरह 3 इयर्स के लिए आपने कराया, उसे बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्यों कराते हैं, क्योंकि हमें क्या मिलता है, इस पर इंटरेस्ट मिलता है, इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। जो कि आपने फिक्स्ड कराया पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, किस लिए, जिससे कि आपको क्या मिल सके, इंटरेस्ट मिल सके। तो ये है अपना फिक्स्ड डिपॉजिट। अब बात करते हैं फ्लोटिंग चार्जेस की। तो फ्लोटिंग चार्जेस क्या होता है कि ये असेट्स पर एक चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्जेस। फ्लोटिंग चार्जेस जैसे कि आपने कोई भी लोन वगैरह ले रखा होता है, तो मान के चलते उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके असेट पर्टिकुलर किसी एक असेट्स पर नहीं होता है, ये हर असेट्स पे भी हो सकता है, तो बोलते हैं फ्लोटिंग चार्जेस। ठीक है ना, ये प्रभार होता है, प्रभार यानी चार्ज मतलब प्रभार होता है ये असेट्स पर, तो ये फ्लोटिंग चार्जेस होता है, जो कि आपको आने वाले स्टेजेस में समझ में आएगा। अब बात करते हैं, तो इतना कोई खास नहीं था ये फ्लोटिंग चार्जेस, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। अब बात करते हैं जी लीज की। तो लीज क्या होता है जी, अपन को सबको पता है लीज के बारे में, लेकिन इसको मैं प्रॉपर वे से आपको समझा देता हूं। लीज होती है जी, अगर आपकी मान के चलते हैं कि कोई भी असेट्स है, या मान के चलते कि आपका मैरिज गार्डन है, तो मैरिज गार्डन है और जिसको मैंने क्या ले लिया, आपसे ले लिया है लीज पे। मैरिज गार्डन आपका है, आपके नाम से है, सब कुछ आपका है, मैंने तो सिर्फ एक लीज पे ले लिया है। लीज पे लेने का मतलब है कि मैंने आपसे बोला कि जी आप अपना मैरिज गार्डन मुझे 12 साल के लिए या 10 साल के लिए लीज पे दे दो, और आप अपना अमाउंट बताओ कि आप हर साल का कितना लोगे। तो आपने बोला कि जी हम तो लेंगे 50 लाख रुपए साल का अपने मैरिज गार्डन को आपको लीज पे दे देंगे।
ठीक है। अब मैं उससे कितना भी पैसा कमाऊं, 2 करोड़ कमाऊं, 5 करोड़ कमाऊं, 80 लाख कमाऊं, चाहे मैं 10 लाख कमाऊं, चाहे मैं 20 लाख कमाऊं, लेकिन मुझको जिससे मैंने लिया है लीज, तो उसे मुझे कितना देना है हर ईयर का 50 लाख उसे पे करना है, उसे बोलते हैं लीज पर लेना। तो लीज होती है तो उसमें दो पार्टी होती है, जो लीज पर ले रहा होता है और एक जो लीज पे दे रहा होता है। लेने वाला और देने, जो देता है उसे हम लेजर बोलते हैं और जो लेता है उसे लेजी बोलते हैं। इसमें दो पार्टनर, दो मतलब पार्टीज होती है, एक लेजर और एक लेजी। जिसकी वो असेट्स होती है और जो उसे लीज पे देता है उसे बोलते हैं लेजर, और जो उसे लीज पर लेता है, जैसे मैं ले रहा हूं आपके मैरिज गार्डन को, मैं हूं लेजी। तो दो उसमें पार्टीज होती है, लेजर और लेजी, उसे हम बोलते हैं लीज। अब बात करते हैं जी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो फाइनेंशियल होता है, जैसे कि शेयर्स में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो ये एक किसी भी कंपनी के लिए, एक के लिए असेट्स हो सकती है, दूसरे के लिए लायबिलिटीज हो सकती है, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं फॉरफिटेड शेयर के बारे में। अभी फॉरफिटेड शेयर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है और मैं बता देता हूं जी। फॉरफिटेड शेयर होता है कि जो शेयर होल्डर कंपनी की कॉल को पे नहीं करता है, मतलब जितनी कंपनी ने कॉल मांगी है उसको पे नहीं करता है, तो कंपनी क्या करती है, उसको नोटिस देने के बाद उसके शेयर क्या कर लेती है, फॉरफिटेड कर लेती है, उसको हम बोलते हैं जब्त करना। तो ये होता है फॉरफिटेड शेयर, उसके शेयर्स को क्या कर लेती है, उसको फॉरफिटेड कर लेती है, उसे हम बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर। ठीक है जी। अब उसके बाद यानी कि जो कॉल पे नहीं करता है, नोटिस देती है प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं है कि एक बार कॉल नहीं दी उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए, प्रॉपर नोटिस देती है, सो उसको सब कुछ बताती है, लेकिन वो नहीं कर पाता है तो उसके शेयर को क्या कर लिया जाता है, फॉरफिटेड कर लिया जाता है। गुडविल की बात करते हैं जी। गुडविल को बताने की कोई जरूरत नहीं है, टू टाइप्स की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल होती है। मार्केट में सारा खेल किसका है जी, गुडविल का ही है। आप सब कुछ कमा सकते हो इस गुडविल के दम पे, अगर आपकी गुडविल बनी हुई है मार्केट के अंदर तो। जो सेल्फ जनरेट होती है गुडविल, और एक होती है हमारी कौन सी, परचेज गुडविल। तो गुडविल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और भी अपन आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जी गवर्नमेंट ग्रांट्स की। गवर्नमेंट ग्रांट्स होती है कि सरकार कंपनी में जो भी बिजनेस कोई कर रहा होता है उसको ग्रांट्स देती है, तो लेकिन ये पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं छूट, जो कौन देती है, सरकार, जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है ना, पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलती है, पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, फॉलो करनी पड़ती है, उसके बिहाफ पे ये मिलती है, इसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब जी आगे चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट के बारे में क्या पता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें पता है कि हमने एक तो पढ़ा था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एक पढ़ा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जी ये जो बनता है ये बनता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किसके अंदर जी, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऐसा पी&एल की तरह होता है, लेकिन इसका नाम पी&एल नहीं होता क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस के लिए काम नहीं करता है, ये केवल सोशल वर्क के लिए काम करता है, इसलिए यहाँ पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। अब बात करते हैं जी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपने आपने अपने बिजनेस में क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मान के चलते कि आपने आपका बिजनेस है कपड़ों का, और मान के चलते आपने जमीन में पैसा को इन्वेस्ट करा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। आप उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज इन्वेस्टमेंट के रूप में, या किसी कंपनी के आपने शेयर खरीद लिए एज इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो वो आप दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं जी नेट असेट्स, शेयर होल्डर्स फंड और नेट वर्थ। यानी कि नेट असेट्स क्या होता है, इसका जरा पहले फॉर्मूला समझते हैं। तो नेट असेट्स से नेट वर्थ बोलते हैं, नेट शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं, इंटरनल इक्विटी बोलते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस फिक्स्ड टीडीएस असेट्स। यानी ये फॉर्मूला है इसका। इक्विटी शेयर कैपिटल होती है इसमें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है इसमें, सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं और इसमें फिक्स्ड टीडीएस असेट्स माइनस कराई जाती है। तो जो भी कुछ होता है आता है वो हमारी नेट असेट्स कहलाती है, शेयर होल्डर्स फंड कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं जी प्राइम कॉस्ट के बारे में। तो प्राइम कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट का एक टर्म है जो कि आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ। प्राइम कॉस्ट होती है जी, इसमें तीन चीज शामिल होती है। क्या जी, तीन चीज। एक होता है इसमें डायरेक्ट मटेरियल, एक इसमें होता है जी डायरेक्ट लेबर, ठीक है जी, और एक इसमें होता है डायरेक्ट ओवरहेड। ठीक है जी, डायरेक्ट ओवरहेड इसमें शामिल है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इन तीनों को मिलाकर हमारी बनती है प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी, प्राइम कॉस्ट। इसके बाद इसमें आगे भी बहुत सारे काम होते हैं, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होते हैं, ऑफिस के खर्चे ऐड होते हैं, सेलिंग के खर्चे ऐड होते हैं, मिला मिलू के फिर हमारी आ जाती है कॉस्ट, जो कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था ना, कन्वर्जन कॉस्ट होती है, बनाते हैं। तो ये प्राइम कॉस्ट होती है, इसमें केवल मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, वो भी सिर्फ डायरेक्ट लगते हैं, तो इससे निकल के आती है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड मिलकर प्राइम कॉस्ट बनाते हैं। कॉस्ट का पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कौन सी कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, तो अभी आने वाले टाइम में आप इसको पढ़ोगे स्टेजेस में, कॉस्ट अकाउंटेंट का पार्ट है, बहुत ही अच्छे से ये आपको वहां पे समझ में आएगा। लेकिन मैंने बता दिया इसमें तीन चीज शामिल होती है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इसे बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो गाइस ये भी आपको समझ
में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में। ये तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा और कई बार ये आपने सुना भी होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए, बिजनेस को क्या करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए या कंपनी को एक्सपांड करने के लिए जो भी हम खर्चे करते हैं होते हैं हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिसमें लीगल चार्जेस भी आप क्या सकते हैं, ठीक है जी, आपका क्या सकता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिवेंचर एंड शेयर्स आ सकते हैं जी, यानी डिस्काउंट पर अगर आप डिवेंचर इश्यू करें तो शेयर्स इश्यू नहीं होते हैं डिस्काउंट पर, आप याद रखें इस बात को, डिवेंचर होते हैं जी, ठीक है। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब ये समझ में आ रही बात, समझ में, तो ये सारी कुछ चीजें हमारी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर आएंगी। अगर हमारी कोई ड्यूटीज वगैरह है, हमने कोई लीगल चार्जेस पे करे हैं बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, तो वो भी आएंगे, तो सब बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज द पार्ट ऑफ फिक्टिटियस असेट्स, फिक्टिटियस असेट्स के अंदर आते हैं आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑन शेयर्स, डिवेंचर्स, शेयर्स नहीं होते, डिवेंचर इश्यू होते हैं। उसके बाद फिर हमारा क्या रहता है, P&L का डेबिट बैलेंस भी हमारी फिक्टिटियस असेट्स है, अंडरराइटिंग कमीशन भी हमारी फिक्टिटियस असेट्स। तो ये सब क्या होता है कि आने वाले टाइम में अपन पढ़ेंगे, लेकिन मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस समझाते हैं बिजनेस को एक्सपांशन यानी कंपनी को एक्सपांशन करने के लिए कोई भी अगर हम लीगल चार्जेस अगर हम खर्च करते हैं या शेयर इश्यू करने पे कोई भी खर्चा होता है तो या वो होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं शेयर वारंट्स के बारे में। शेयर वारंट्स का मतलब क्या है कि जिस भी शेयर होल्डर ने शेयर परचेज करा होता है तो उसको एक वारंट दिया जाता है जिसमें उसकी क्वांटिटी लिखी जाती है, उसका नाम लिखा जाता है और उसको ये सबूत दिया जाता है कि वो जो शेयर है वो उसी के नाम से है, उसे हम बोलते हैं शेयर वारंट्स, एज अ सर्टिफिकेट टाइप होता है। जी सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, जो हमारे शेयर्स होते हैं उसको हम ज्यादा रेट पर देते हैं मार्केट में, क्योंकि हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी चल रही होती है। 100 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर हमने 110 रुपए पे इश्यू करा, तो जो 10 रुपए होते हैं जी वो हमारे होते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के, ठीक है। वो किस लिए लेते हैं, क्योंकि मार्केट में हमारी रेपुटेशन ज्यादा है, गुडविल ज्यादा है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उस चीज का लिया जाता है जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, कहां पे आता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब बात करते हैं जी अनपेड डिविडेंड के बारे में। अब जी अनपेड डिविडेंड क्या है, अनपेड डिविडेंड का मतलब है कंपनी ने जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया होता है तो उसको सारे के सारे यानी डिविडेंड के जो भी चेक्स वगैरह होते हैं उसको डिस्पैच करने होते हैं, तो उसने डिस्पैच अगर वो नहीं किए हुए हैं यानी जितने डिस्पैच हो गए और जितने रह गए, जो जितने रह गए वो होते हैं हमारे अनपेड डिविडेंड कहलाता है। जो डिविडेंड अभी हमारा पेड ही नहीं हुआ है उसे हम बोलेंगे अनपेड डिविडेंड। कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया लेकिन वो अभी पेड नहीं किया है तो उसे हम बोलते हैं अनपेड डिविडेंड। तो आई होप कि गाइस आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे अच्छे से। कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्क इन प्रोग्रेस, कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कन्वर्जन कॉस्ट, एफिशिएंसी, एक्सपायर्ड कॉस्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, फ्लोटिंग चार्जेस, लीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फॉरफिटेड शेयर, गवर्नमेंट ग्रांट्स, गुडविल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट, नेट एसेट्स और प्राइम कॉस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर वारंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, अनपेड डिविडेंड। तो आई होप कि गाइस ये आपको समझ में आया होगा। तो गाइस यही था चैप्टर यानी यूनिट नंबर 3 के अंदर चैप्टर फर्स्ट में। तो हमने सारे के सारे पॉइंट कवर कर लिए। आई होप कि 60 to 70 हमने टर्म्स में पढ़ लिए हैं जो कि आपके मेन थे, सारा कवर हमने इसके अंदर कर लिया है। तो गाइस आप इसका रिवीजन करें, अच्छे से करें, नहीं आए जो भी पॉइंट समझ को आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है गाइस। तो अब अपन मिलते हैं यानी कि यूनिट नंबर 4 में। अभी हमारे जो लेक्चर है लेक्चर नंबर है 7। तो ठीक है ना गाइस, आप लोग रिवीजन करते रहे, अच्छे से पढ़ें, नहीं आया समझ में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो गाइस अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर दें। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।